दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और आज इसी टकराव में चीन और रूस सीधे तौर पर शामिल हो गए। ईरान की मदद के लिए चीन और रूस के जंगी जहाजों ने सीधे सीधे अरब सागर में एंट्री ले ली है। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिकी सेना ने घेराबंदी कर रखी हो चारों तरफ से ईरान की, और उसी घेराबंदी को तोड़ते हुए चाइना और रशिया के जो युद्धपोत हैं, जो वॉरशिप्स हैं, घेराबंदी को तोड़ते हुए ईरान के तट पर पहुंच रहे हैं, जहां वो 4 दिन ईरान के साथ नेवल एक्सरसाइज करेंगे, नौसैनिक अभ्यास करेंगे और सीधे सीधे ये अमेरिका को चैलेंज है। पहली बार ऐसा चैलेंज अमेरिका देख रहा है। जाहिर तौर पर जंग के माहौल में बीच समंदर में अगर ईरान और चाइना और रशिया के शिप्स एक साथ आ जाएं तो ये सेटबैक तो है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज ऐलान किया कि उन्होंने डेडलाइन तय कर दी, एक समय सीमा ईरान के लिए तय कर दी है, और इस निश्चित समय में, डेडलाइन में, अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील पर साइन नहीं किया तो फिर जंग लाजमी है, अमेरिका हमला कर रहेगा अगेंस्ट। अमरीश जी, पहली बार दुनिया देख रही है कि एक तरफ अमेरिका मिलिट्री की घेराबंदी कर रहा है, ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है, 500 फाइटर जेट लैंड कर चुके, बड़े बड़े जंगी जहाज ईरान के समंदर में खड़े हैं, और इस घेराबंदी के बीचों बीच रूस और चीन के जंगी जहाज, उनके वॉरशिप्स, वो बीच में पहुंचकर ईरान के तट पर एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं ईरान के साथ। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा और अमेरिका के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं एक तरह का चैलेंज है? ये चैलेंज ही नहीं, ये तो सेटबैक है दीपक जी। अब आप सोचिए, अभी इनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी अमेरिका की, पेंटागन ने पेपर्स रिलीज किए हैं, अगले 10 साल का विजन, उसमें चाइना के साथ ओपन कॉन्फ्लिक्ट को नकारा गया। और यहां क्या हो रहा है, यहां पर ईरान, चाइना, रशिया पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड तरह से, जबकि सारा मीडिया और पूरा सब मोसाद के सारे वो ये बात कही जा रही थी कि रशिया चाइना हस्तक्षेप नहीं करेंगे वेनेजुएला की तरह, और यहां देखिए वो लोग आ गए। चाइना के हेनान से बाकायदा जहाजी बेड़ा चल चुका है, उसके वीडियोज आ गए हैं, और वो कल तक ईरान पहुंच जाएगा और स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज में वो लोग नेवल एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। और आपको पता है, इब्राहिम लिंकन का जो कमांड है, उसका अपना जो लोकल कमांड है, उसने एक स्टेटमेंट इश्यू किया है। अब आप सोचिए, ये स्टेटमेंट से ट्रंप की मानसिकता पता लगती है। वो स्टेटमेंट ये है कि वी एक्सपेक्ट आईआरजीसी टू बी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड इन इट्स नेवल एक्सरसाइजेस। इसमें देखिए 2 सिनारियोज हैं मुझे जो लगता है। एक तो ये है कि ये एक्सरसाइज होने दें और उसके बाद रशिया और चाइना के जो जहाज हैं वो या तो वापस जाएंगे और या वापस नहीं भी जा सकते। बिल्कुल नहीं भी जा सकते, नहीं भी जा सकते, क्योंकि देखिए ये नेवल एक्सरसाइज बड़ी एक अभूतपूर्व स्थिति में हो रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक जहाजी बेड़ा खड़ा है और कोई देश घिरा हुआ है और नेवल एक्सरसाइज चल रही है दूसरे देश की तरफ से, जिसमें बाकी और उसके मित्र देश शामिल। मतलब आप कह रहे हैं कि जब तक ईरान के समंदरी तट पर, समंदर के किनारे रशिया के और चाइना के वॉरशिप्स, युद्धपोत वहां खड़े रहेंगे तो अमेरिका अवॉइड करेगा, अमेरिका अवॉइड हमला करना। बिल्कुल 100% अमेरिका को, क्योंकि ये खतरा है कि ये कभी भी एक ब्रॉडर वॉर में तब्दील ना हो जाए। जो ईरान ने कहा है कि हम इजराइल को तबाह कर सकते हैं, इब्राहिम लिंकन को तबाह कर सकते हैं, अब उससे आगे बात चली गई ना। अब चाइना और रशिया का मतलब ये हो गया कि आप सीधे एक बड़ी वॉर को दावत दे रहे हैं, और उस बड़ी वॉर के लिए क्या अमेरिका तैयार है? ये एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाइना तैयार, क्योंकि चाइना अगर तैयार नहीं होता तो वो अपने बेड़ा क्यों भेजता? रशिया तैयार नहीं होता तो आज जो लारजानी है, जो एक तरह से एनएसए हैं, ईरान के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी, जैसे हमारे यहाँ डोवल साहब हैं, उस तरह से, तो वो गए हुए हैं प्यूटिन से मिलने, और वहां बातचीत क्या हो रही है वो आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि अमेरिका के सामने ऑप्शंस क्या है? अमेरिका ने वार किया तो फिर वही स्थिति होगी, और वार नहीं किया और अगर बेड़ा रुक गया तब क्या होगा? तब तो फिर एक अमेरिका को पीछे हटने के सिवाय क्या है उसके सामने विकल्प? दुनिया के सबसे बदनाम यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। अमेरिका में हुए नए खुलासों से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। इन नए खुलासों की आंच भारत तक भी पहुंची है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में एक बार फिर सामने आया है, और अब की बार जिन ईमेल्स का खुलासा हुआ है उससे मालूम होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से न केवल सलाह ले रहे थे बल्कि इजराइल जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति की मदद भी कर रहे थे। इन खुलासों के सामने आने के बाद जेफरी एप्स्टीन और एक अन्य व्यक्ति के बीच ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख किस तरह आया है यह भी जान लीजिए। जिस व्यक्ति को मेल किया गया है उसका नाम अमेरिका के न्याय विभाग ने छुपा दिया है, लेकिन मेल में 9 जुलाई 2017 को जेफरी एप्स्टीन लिखता है, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। They had met a few weeks ago. It works. इसको हिंदी में समझ लीजिए। जेफरी एप्स्टीन लिख रहा है, मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिका के राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए। आगे लिखा है और काम हो गया। अब थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जेफरी एप्स्टीन मेल लिख रहा है 9 जुलाई 2017 को। इस तारीख का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और इजराइल की यात्रा से क्या संबंध है, इसे समझ लेते हैं। इस तारीख पर गौर कीजिए, 9 जुलाई 2017।
इसके ठीक कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई 2017 को इजराइल की यात्रा पर थे और उससे भी पहले 25-26 जून को नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई थी। इस ईमेल से ऐसा मालूम होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा में एप्स्टीन से सलाह मशवरा किया और उस यात्रा के बाद वे इजराइल यात्रा पर गए। और जैसा कि एप्स्टीन मेल में कह रहा है कि और काम हो गया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए जो कुछ भी किया उसे एप्स्टीन नाचना गाना कह रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में एक और ईमेल सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। यह ईमेल उससे ठीक पहले का है। जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन को लिख रहा है, उसकी मोदी के साथ एक दिलचस्प मुलाकात हुई थी। मोदी ने उसे बताया कि वॉशिंगटन में कोई उससे बात नहीं करता। मोदी ने उसे बताया कि मुख्य दुश्मन चीन है और क्षेत्र में उसका प्रॉक्सी पाकिस्तान है। मोदी स्टीव बैनन के विजन से पूरी तरह सहमत हैं। स्टीव बैनन को मोदी से मिलना चाहिए और एप्स्टीन इसे सेट कर सकता है। यानी एप्स्टीन नरेंद्र मोदी और स्टीव बैनन की मुलाकात में बिचौलिए की भूमिका निभाने को तैयार है। इस ईमेल से एकदम साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेफरी एप्स्टीन से कोई मुलाकात हुई थी और इसीलिए वो स्टीव बैनन और मोदी के बीच में मध्यस्थ बनने की बात कर रहा है। एप्स्टीन फाइल्स के नए खुलासों में देश के बड़े धन्ना सेठ अनिल अंबानी का नाम एक बार फिर सामने आया है। अनिल अंबानी की एप्स्टीन से उसके आइलैंड पर मुलाकातों का जिक्र आज के इन दस्तावेजों में सामने आ चुका है। इसके अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की एप्स्टीन के साथ मुलाकातों का उल्लेख पहले भी सामने आया था और इस बार फिर उनका नाम खुलकर सामने आ चुका है। एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बार बार आने पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा है, यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल बलात्कारी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नाचे गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे, इट वर्कड, यानी उनके मिलने से काम हो गया है। पवन खेड़ा ने पूछा है कि वे जेफरी एप्स्टीन की सलाह किस लिए ले रहे थे, इजराइल में अमेरिका के राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए नाचे गाए थे। संदेश में लिखा है, इट वर्कड, तो क्या कामयाबी हासिल हुई। इन तमाम सवालों के जवाब पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री और सरकार से पूछे हैं। अडानी को लेकर अमेरिकी अदालत में जो मामला चल रहा था उसमें पता चला है कि 14 महीने से भारत सरकार ने उनके समन को लटकाए रखा था और कई तरह के बहानेबाजी उसमें हुई थी। लेकिन अब अडानी के वकील द्वारा समन एक्सेप्ट कर लिया गया है। अडानी के खिलाफ मामला धोखाधड़ी का है और लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि विपक्ष के द्वारा भी कहा जा रहा था कि मोदी जी अडानी को बचा रहे हैं। लेकिन क्या आगे भी उनको बचा पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सवाल अब बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ है ये सारा मामला। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। 14 महीने से लुका छिपी का खेल चल रहा था अडानी के अदालत के सामने। आखिरकार अडानी ने अब घुटने टेक ही दिए हैं। अदालत के सामने अडानी ने सरेंडर कर दिया है। 14 महीने तक, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह अदालत में SEC के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अदालत में कहा था कि 14 महीने से हम इनको समन देने के लिए जो भी तरीके, वैधानिक तरीके हम वो अपना रहे हैं, लेकिन इन तक समन नहीं पहुंच पा रहा है। और बीच में रोड़ा कौन बन रहा है यह भी बताया था। बीच में रोड़ा मोदी सरकार बन रही है। मतलब अदालत, एजेंसी और अडानी, इन तीनों के बीच में जो रोड़ा है वो कोई और नहीं, मोदी सरकार है। क्यों? गौतम अडानी और सागर अडानी के पास SEC की शिकायत पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय होगा। इस दौरान वे चाहे तो मामले को खारिज करने की मांग करते हुए अदालत में आवेदन भी दे सकते हैं। आपको बता दूं कि नवंबर 2024 में SEC ने अडानी और उनके भतीजे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय अधिकारियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया था। अडानी परिवार ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अमेरिका में मामला बहुत गंभीर माना जा रहा है। अमेरिकी मामले भारत से बहुत अलग है। भारत में अडानी समूह ने सुप्रीम कोर्ट और सेबी से तेजी से क्लीन चिट ले ली। वहां कुछ जांचें अभी भी चल रही है, लेकिन कोई बड़ा नतीजा नहीं आया। वहीं अमेरिका में भारी जुर्माना और जेल की सजा का खतरा है। 2021 में अमेरिका की कोर्ट ने सोलर एनर्जी घुसखोरी मामले में अडानी को 750 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। अडानी ने केवल 230 मिलियन डॉलर की पेशकश की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 गुना जुर्माना तय कर दिया। अब नया जुर्माना है 4 बिलियन तक हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में मोदी सरकार की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। वहीं इस पूरे मामले में सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, आप भाग तो सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते हैं। तैयार हो जाइए समझौता करने और 4 अरब डॉलर का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट यह बताता है कि अडानी प्रकरण सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, यह भारत अमेरिका संबंध, उद्योगपति और सरकार की पारदर्शिता का भी मुद्दा है। सवाल यह है कि जब अमेरिका में केस इतनी गंभीरता से चल रहा है तो मोदी सरकार क्यों चुप है? क्या सरकार बस इसे मीडिया से छुपा रही है या मामले की गंभीरता को कम दिखाना चाहती है? अडानी ग्रुप हमेशा कहता रहा है कि आरोप गलत है, लेकिन अब अमेरिका में केस तय करेगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद के कानूनी दबाव का असर अडानी समूह पर कितना है। इस मामले में यह भी पता चलता है कि भारत में बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों के खिलाफ घरेलू जांच जल्दी खत्म हो जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल है कि कैसे उत्तराखंड के कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुसलमान को
कुछ हिंदू संगठन के लोग प्रताड़ित कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा था बाबा स्कूल यूनिफॉर्म बैग्स और मैचिंग सेंटर। बाबा नाम से तकलीफ हो गई कि बाबा तो हिंदू नाम है और आप मुसलमान हो, तो आप बाबा नाम कैसे रख सकते हो। और जब बुजुर्ग के साथ बदतमीजी कर रहे थे तो एक युवा आगे आया और उसने इन हिंदू संगठन के लोगों को कन्फ्रंट किया और उनको वहां से भगा दिया। हट्टे कट्टे ये युवक इनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला मोहम्मद दीपक। तो लोगों को लगा था कि कोई मुसलमान खड़ा हुआ, एक्चुअली में उनका नाम मोहम्मद दीपक। तो उन्होंने बोला कि मैं मोहम्मद भी हूं, दीपक भी हूं। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान भी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं। उनका असली नाम है दीपक कुमार। वो अपना एक जिम चलाते हैं और वो नफरत के खिलाफ खड़े हो गए। जैसे हमने कहा कि बापू कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे कि जब मुसलमान पर अत्याचार हो तो हिंदुओं को आगे आगे खड़ा होना चाहिए, और जब हिंदुओं पर अत्याचार हो तो मुसलमान को आगे खड़ा होना चाहिए आकर के। शायद यही दीपक ने करने की कोशिश की, और दीपक से हमारे सहयोगी रॉबिन सिंह चौहान ने एक्सक्लूसिव बात की है, क्योंकि लोग खड़े नहीं होते हैं मदद करने के लिए एक दूसरे के, चुप रह जाते हैं, कहते हैं ये मेरी लड़ाई नहीं है, हम क्यों पड़े बीच में, क्या पचड़ा होगा, केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। और आपको पता है दीपक इस बुजुर्ग मुसलमान को जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, फिर भी वो नफरत के खिलाफ आकर के खड़े हो गए। दीपक बहुत क्लैरिटी और थॉट से बता रहे हैं कि वो हिंदू हैं और ये हिंदू मुसलमान बहुत हो गया है, ये लोगों को बांटने की कोशिश है, और वो इस नफरत के खिलाफ आकर के खड़े हुए। उनसे एक्सक्लूसिव बात जो रॉबिन ने की है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या हुआ था ये सारा मामला, थोड़ा तफसील से बताएं हमको। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 26 जनवरी का वो दिन था जब हम 26 जनवरी बना रहे थे। तो 26 जनवरी बनाकर हम अपने दोस्त की दुकान पर बैठने के लिए आए, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आए, और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उसकी शॉप के बगल में जो बाबा जी की शॉप है, और उसकी दुकान पर 7 से 8 लोग आते हैं, बजरंग दल के, बदतमीजी करते हैं। एक बुजुर्ग थे उनकी शॉप में, जिनकी वो शॉप है 70 से 75 साल के आसपास की शायद उनकी एज है। तो उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे, बहुत चिल्लाकर उनके साथ बात कर रहे थे। तो हमने देखा ये कि कुछ आवाज़ें से आ रही हैं बाहर से, तो हम बाहर गए। तो हमने देखा कि वहाँ पर पहले हमने जाना पहचाना कि किस बात पे बात चल रही है, किस बात पे नहीं चल रही है। तो वहाँ पर देखा तो वो उस दुकान का नाम बदलने के लिए बोल रहे थे कि आपने जो नाम रखा है बाबा करके, ये हमारे सिद्धवली बाबा को लेकर आपने दुकान का नाम रखा है, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। और बाबा जी ने उनको ये भी बोला है कि बोल बेटा, ये मेरी जो शॉप का जो नाम है, ये नाम अब से नहीं है, करीबन 35-40 साल से मेरी दुकान का ये नाम है, और अब से ये मेरी दुकान का नाम नहीं है, इस दुकान को बहुत टाइम हो चुका है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, नाम तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिद्धवली बाबा से रिलेटिव आपने नाम रखा हुआ है। तो उन्होंने ये बात भी बोली है कि मैंने बीच में आकर ये बोला है कि भाई आप लोग होते कौन है नाम बदलने वाले या नाम चेंज करवाने वाले। तो मैंने इनको बोला कि यार इनके धर्म में, मोहम्मदन धर्म में भी हैं, मैंने कहा पीर बाबा हैं, और बच्चों को घर में बच्चों को भी बोलते हैं बाबा करके, बड़ों को भी बोलते हैं बाबा करके बात करते हैं। तो ये बाबा कोई ऐसा नाम नहीं है कि प्रॉपर मतलब एक हिंदू ही रख सकता है। तो बस इस तरह करके बहसबाजी हुई, बहसबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो बदतमीजी पर उतरा है। उन्होंने मेरे साथ तो बदतमीजी करी, मगर वो जो बाबूजी थे उनके साथ भी बदतमीजी करी। तो ये माहौल इतना बिगड़ गया कि उनको थोड़ा हमने यहाँ से भगाने की वो करी कि यहाँ से भागो, तो वो जाके भागे यहाँ से। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कुछ और तस्वीरें भी आई थी जिसमें नीचे सड़क में भी आप लोगों की बहस हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ था नीचे? कुछ नहीं, बस वो बहसबाजी पे आए, वो बदतमीजी कर रहे थे। हमने उनको बोला आप यहाँ से जाइए, मैंने, क्योंकि बाबूजी की भी तबीयत थोड़ा सा, जो बगल में जो शॉप है बाबा जी की, तो उनकी थोड़ी मेरे को स्वास्थ्य मेरे को थोड़ा सा खराब सा लग रहा था, और हो भी रहा था उनको खराब। तो उनको पहले सुनने में मेरे ये भी आया कि इनको पहले अटैक भी पड़े हैं, तो वो माहौल नहीं देख पाए थे, यहाँ का माहौल ज़्यादा खराब हो चुका था, तो उनको हमने यहाँ से भगाया गया। तो आप पहले से जानते हैं इन लोगों को? पहले से तो नहीं जानते भैया, इतना कोई खास वो नहीं है, बस थोड़ी सी बातचीतें, दोस्त की शॉप में आते हैं, थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, बोले ऐसा कोई मतलब कोई खास वो नहीं है कि बातचीत। हाँ कि हम लोगों को इतने अच्छे से जानते हैं। हम तो एक भाईचारे की वजह से गए हैं कि हमने देखा, क्योंकि वहाँ पर कुछ माहौल ऐसा बिगाड़ने के चक्कर में थे वो, एक मेरे को ऐसा लगा कि हिंदू मुसलमान को लेकर कुछ ज़्यादा ही अति कर रहे हैं। मैंने कहा एक जात को, एक कास्ट को मतलब टारगेट करना, हिंदू मुसलमान को टारगेट करना, तो मेरे को ये कुछ ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तब जाकर मैंने इसको बोला। फिर मेरे साथ में विजय रावत जी थे, विजय रावत जी मेरे साथ आए, तो उन्होंने भी जाकर उनको समझाने की कोशिश करी, मगर वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे, बहुत समझाया उन्होंने भी। तो जैसे विजय भाई ये बताइए कि आप लोग, आप क्या जैसे कह रहे हैं, दीपक भी कह रहे हैं कि बहुत जान पहचान ऐसी थी नहीं, तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया या ये कहा? क्योंकि बाकी सब लोग तो मुझे कोई आया नहीं आसपास का, आप लोग आए, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। एक नैनीताल में हमने कुछ पिछले साल या एक वीडियो देखा था, एक लड़की का जो नारे लग रहे थे, तो उन्होंने प्रतिकार किया, विरोध किया उसका, जो गंदी गालियाँ दे रहे थे मुसलमानों को, एक वो वीडियो था। एक आप लोगों का वीडियो आया, बहुत कम देखने को मिल रहा है ये। तो क्या चीज़ थी जिसने आप लोगों को प्रेरित किया कि नहीं, ये रोका जाना चाहिए इस समय? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ पर आप आए। मैं थोड़ा कुछ बातें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आपने हमसे सवाल पूछा है। प्रेरित की बात है, जैसा आप देख रहे होंगे, इस देश में धर्मवाद, जातिवाद बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, जिसका हम जब देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते रहते हैं, ये घटना हो रही है, वो घटना हो रही है, घटना हो रही है, तो हमारा दिल भी उसमें गवाही देता है कि हमारा देश एक, चाहे इसमें अनेक धर्म के लोग हैं, पर रहते सब मिलजुल कर रहते हैं। पर विगत कई सालों से ऐसे लग रहा है कि ये धर्मवाद फैल रहा है, ये जातिवाद फैल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उसका दुख हुआ। ये जो पुरानी तस्वीरें, पुरानी खबरें जो आप देख रहे थे, उससे एक गुस्सा, या ये कहें कि उसके प्रति आपके अंदर एक विरोध जो है बड़े लंबे समय से पनप रहा था? विरोध इसलिए भी कहेंगे कि हमारा पूरा भारत देश ये चल रहा है, धर्मवाद चल रहा है, इस धर्मवाद के खिलाफ क्यों तो चुप हैं, क्यों युवा चुप हैं, क्यों हमारे देश के नागरिक चुप हैं? तो हमको इससे प्रेरणा मिली कि मैंने कहा ये जब हमारे सामने ये हुआ, मैं एक थोड़ा उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जब हम 26 जनवरी को मना के आए, जिस जगह आप इस टाइम खड़े हैं, ये वही उसी जगह की घटना है। तो जब मैं 26 जनवरी के बाद जब आया, तो हमारे दोस्त की शॉप की दुकान है कपड़ों की, तो हम यहाँ सब बैठे हुए थे, तो मैं तो अंदर बैठा हुआ था। जब दीपक वहाँ पर बाहर गया, तो जो शॉप में लड़का था उसने मेरे पास आया कि वहाँ पर घपला चल रहा है, तो तब तक मामला चल रहा था, तो भी बात चल रही थी उनको बाबा मैचिंग को लेकर, ये जो दुकान है। और जबकि शॉप यहाँ पर 30-35 सालों से, मेरा खुद का जन्म कोटद्वार का है, मेरी 38 साल उम्र हो गई, मैं 30 साल से उसको दुकान को देखना रहा हूँ, और कभी
कोटद्वार में कुछ घटनाएं पहले भी हुई है। मैं क्योंकि जब ये शॉप जो यहाँ पर है ये पहले कभी बगल में किराए में हुआ करती थी, तो पहले भी 4-5 महीने पहले यही लोग उनकी दुकान में आए थे हटाने के लिए, बाबा नाम हटाइए। और जब यहाँ पर घटना होती है, जब मैं दीपक को देखता हूँ, दीपक ये चिपक रहे थे, तो मैं वहाँ पर गया तो ये वीडियो बना रहे थे। तो मैंने पूछा ये वीडियो क्यों बना रहे हो, या आप क्या अपने आका को भेजना चाह रहे हो, ये किसको दिखाना चाह रहे हो, क्यों ये धर्मवाद फैलाना चाह रहे हो, हमारा सवाल यही था। इतने में वो भड़क गए, ठीक है। फिर हमसे भी रानी के हमें लग रहा है गलत हो रहा है, वहाँ पर जो बाबा जी थे उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, उनका लड़का भी था वहाँ पर था। तो ये देख के हमारा एक हमका जो कहते हैं ना मन में वो उठी कि हमको शायद इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि गलत हो रहा है, विरोध कर किसी न किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। पर जब ये घटना हुई उसके बाद ये फिर भी हल्ला उल्ला करने का पता नहीं किस किस को, फिर ये नीचे गए, फिर हमने नीचे से इनका विरोध किया बड़ी। तब मैंने, आप वीडियो में देखना, मैंने इनसे बोला आपके पास क्या लाइसेंस है, क्या परमिशन, आप किस मार्ग है। मैंने इनको कहा कि इस देश को, इस कोटद्वार को धर्म में बांटने का काम मत करिए, लड़ाने का काम मत करिए। हमने बहुत आवाज उठाई और उसके बाद ये गए। और मैं आज देख रहा हूँ कि शायद इस वीडियो को पूरा शायद इंडिया वायरल हो चुका है। बहुत अच्छी बात है कि कई लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। मैं उन विरोध करने वालों को एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है इंसानियत का धर्म होता है, जो हमने भी सीखा हुआ है। हमने भी यही हालत देखे, हमें किसी ने सिखाई नहीं है, पर हम बहुत टाइम से देख रहे थे धर्मवाद, जातिवाद, लड़ाई झगड़ा। मैं और मेरे साथी दीपक हैं, हमने अंकिता भंडारी की लड़ाई भी लड़ी, हमने बहुत लड़ाई लड़ी, हम पे केस भी लगे। हमने जो भी गलत हुआ इस देश में, इस कोटद्वार के अंदर की बात करूंगा, हमने हर चीज की आवाज उठाई। पर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है। मैं हिंदू हूँ, मैं सारे धर्म है, सब अपने धर्म का पालन करते हैं। और हमारा धर्म कभी ये नहीं सिखाता हम दूसरे धर्म को गाली दे, हमारा भगवान कभी ये नहीं सिखाता हम किसी को लड़ाई झगड़ा है। पर धर्म को लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा बना दिया है, कुछ काम नहीं रहेगा केवल धर्म की लड़ाई। मैं चाहता हूं कि धर्म से पर एक इंसानियत का है, अपने धर्म का पालन करिए, पर आप किसी के धर्म को गाली मत दीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पर साईं बाबा का भी मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, आप कोड़िया में जाएंगे, थोड़ा सी किलोमीटर कोड़िया है, 2-3 किलोमीटर कोड़िया का मंदिर है, पीर बाबा का मंदिर। वहाँ पे वो पीर बाबा की जो सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, वहाँ के फौजियों के अंडर में जो हमारे देश के सैनिक है, वो पीर बाबा की जो करते हैं, सेवा करते हैं, वो करते हैं। तो मैं उन सबको धर्म को, जो ये धर्म को बांट रहे हैं, धर्म को वाद फैला रहे हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको मत बांटिए। ये भारत देश है, इसको अगर नफरत मत फैलाइए, इसमें प्यार बांटिए। ये कहीं ना कहीं, और मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि इन चीजों में आगे आइए, ये जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाइए। चीज में आपसे, जैसे रावत जी ने कहा कि बहुत लंबे समय से आप लोग इस तरीके की खबरें देख रहे हैं, लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरीके के वीडियो आते हैं, तो क्या वही एक गुस्सा था कि यार ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, और जब आपके सामने हुआ तो बाहर निकल के आ गया? सर देखो, ये चीज़ें तो काफ़ी टाइम से दिख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चलती रहती हैं, आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। तो ये हमें तो पता था, देखो जब कभी अदरवाइज हमारे सामने होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये चीज़ें गलत है तो गलत है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे हिंदू गलत है तो हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है तो मुसलमान गलत है, सीधी सी बात है। हमें पता था अगर कभी अदरवाइज हमारे सामने होता है, क्योंकि मरने के बाद देखो भगवान को जवाब हमने देना है, ठीक है, हम गलत नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है। तो उसमें आपने वीडियो में कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो ये क्यों उस समय आपने ऐसा कहा? मोहम्मद दीपक का मतलब देखो भैया, कोई ऐसा वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान मतलब मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, बस सीधी सी बात ये है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी अब सुनवाई खत्म हो गई है और जल्द ही इस मामले का अंतिम फैसला सार्वजनिक किया जाएगा। इस मामले में चुनाव आयोग यानी ईसी द्वारा कई राज्यों में चल रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती दी गई थी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालाबागची की बेंच इस बात की जांच कर रही है कि क्या ईसी को संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत मौजूदा रूप में एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं। इस मामले की नवंबर 2025 से नियमित सुनवाई हो रही थी, जिसके बाद 29 जनवरी 2026 को निर्णय सुरक्षित किया गया। इस मामले में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश भी जारी करता रहा है और सुनवाई के आखिरी दिन भी कोर्ट ने एक बेहद अहम निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं के लिए जो प्रक्रिया तय की गई है, वही प्रक्रिया तमिलनाडु सहित पूरे देश में लागू होगी। ये निर्देश तमिलनाडु में डीएमके की याचिका पर दिए गए। अदालत ने निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी में डाले गए हैं, उनकी सूची पंचायत, तालुक और सार्वजनिक कार्यालयों में कारणों के साथ चस्पा की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाताओं से दस्तावेज लेने वाला अधिकारी उन्हें रसीद देगा, जबकि सुनवाई तालुक स्तर के अधिकारियों के सामने होगी। मतदाताओं को सूची चस्पा होने के 10 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी गई। साथ ही तमिलनाडु सरकार को चुनाव आयोग को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। इस आदेश के बाद चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने अदालत से आग्रह किया कि इन निर्देशों को उन सभी राज्यों में लागू किया जाए जहां एसआईआर चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, हम अपेक्षा करते हैं कि चुनाव आयोग इन निर्देशों का पूरे देश में पालन करेगा। यानी ये सभी निर्देश जो पहले सिर्फ पश्चिम बंगाल पर लागू थे, अब पूरे देश में लागू होंगे। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब ऐसे डेटा अंतर से है जो रिकॉर्ड में असामान्य लगते हैं, जैसे माता पिता के नाम की स्पेलिंग में फर्क या माता पिता और बच्चे की उम्र के बीच बहुत कम अंतर। इसी के अनुसार खासकर जब माता पिता और संतान की उम्र का अंतर 15 साल या उससे कम हो तो उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के रूप में फ्लैग किया जाता है। कोर्ट ने इसी आधार पर उठ रहे नोटिसों पर सवाल खड़े किए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कई तर्क रखे। सिब्बल ने अदालत में बार-बार ये सवाल उठाया कि जब हर साल मतदाता सूची का नियमित अपडेट किया जाता है, तो फिर अचानक पूरे राज्य या कई राज्यों में एक साथ एसआईआर कराने की जरूरत कैसे पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे ये बताने के लिए ठोस आंकड़े और अध्ययन पेश करने चाहिए थे कि ये प्रक्रिया आज के समय में क्यों जरूरी हो गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून के तहत एसआईआर केवल किसी एक निर्वाचन क्षेत्र या उसके हिस्से में विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे कई राज्यों में एक साथ लागू कर दिया, जिससे ये एक अपवाद नहीं बल्कि सामान्य प्रक्रिया बन गई। उन्होंने चेताया कि इससे कानून में दिए गए विशेष शब्द का अर्थ ही खत्म हो जाता है। सिब्बल का मुख्य तर्क ये भी था कि एसआईआर धीरे धीरे एक एनआरसी जैसी प्रक्रिया में बदलता जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं पर यह बोझ डाल दिया गया है कि वो दस्तावेजों के जरिए अपनी नागरिकता साबित करें, जबकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के अनुसार नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। यह अधिकार केंद्र सरकार और विदेशी न्यायाधिकरणों को है। सिब्बल ने कहा कि एसआईआर के कारण लाखों लोग एक तरह की निलंबित नागरिकता की स्थिति में फंस गए हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कितने लोगों के पास अपने माता पिता या खुद के जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध होंगे। सिब्बल ने पूछा कि बिहार में एसआईआर पूरा होने के बाद कितने अवैध प्रवासी पाए गए। अगर संख्या नगण्य है तो फिर इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर कराने का औचित्य क्या है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि 2025 तक नियमित अपडेट के बावजूद अचानक ठोक एसआईआर क्यों जरूरी हो गया। आदेश बड़ी तस्वीर खींचूं तो मतलब आप सांप्रदायिकता का जहर उगल सकते हैं, समाज को सीधे सीधे बांटने की बात कर सकते हैं, और आप मुख्यमंत्री हैं, सबको एक निगाह से देखना है। धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, कोई विद्वेष नहीं पाल सकते। यही संविधान की शपथ आप लेते हैं और वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं और सब चुप बैठे। संदीप जी, मैं इसको कहता हूं कि हिंदू तुष्टिकरण है। हमेशा मैंने आपके शो में इस बात को कहा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हिंदू तुष्टिकरण है। आप देखिए कि 4 दिन पहले हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया और सेलिब्रेट किया। वो हमें याद दिलाता है कि ये देश संविधान से चलता है और एक मुख्यमंत्री सरेआम इस देश के संविधान को कुचल रहा है। ऐसे लोगों को ना हिंदुओं से प्यार है ना मुसलमानों से नफरत है। ऐसे लोगों को अपने वोट बैंक से प्यार है और चुनाव से ठीक पहले ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और हिंदू तुष्टिकरण करने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी कुर्सी बची रहे। इनका एकमात्र मकसद ये होता है कि हम किसी भी तरह सत्ता हासिल कर लें और उसी के जरिए ये हिंदू तुष्टिकरण करते हैं। अब इनके आप जितने बयान देख लीजिए, पहली बात तो ये है कि अगर अभी भी बांग्लादेश के घुसपैठी असम में आ रहे हैं, आपकी विफलता है, आपको तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। कोई हक नहीं बनता आपका कि आप असम पे रूल करें अगर आप घुसपैठियों को वहां घुसने से रोक नहीं पा रहे। पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि गौरव गोगोई जो पाकिस्तानी एजेंट है, ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं, सरकार केंद्र में आपकी है, एक तीसरी बार का सांसद है, और यही मियां आप सोचिए कि तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री होते थे उनके सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में हेमंत बिस्वा शर्मा होते थे और तभी ये उन्हीं मियाओं की वोट मांग के विधायक बनते थे और उन्हीं मियाओं के सारे सरकार चलती थी। आज जब से 2015 के बाद से बीजेपी गए हैं, 2021 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो अब इनको वो जो मियां है वो अच्छे नहीं लगते, अब हिंदू अच्छे नहीं, अगर ये घुसपैठी है, आपने ये सही जो सहूलियत की राजनीति का आलम ये है। अरे भाई 19 लाख तो पहचान हो गई थी ना सर्बानंद सोनोवाल के कार्यकाल में ही, पहले कार्यकाल जो बीजेपी शासन में थी 2015 से 2020, या मैं कहूं 2021 2016 से, तो 19 लाख की पहचान हो गई। 19 लाख को निकाल दिया, वापस भेज दिया बांग्लादेश। नहीं निकाल सकते, इनको सिर्फ बातें समझने में क्या कह रहा हूं। उनको अगर निकाल देंगे फिर ये हिंदू तुष्टिकरण कैसे होगा, राजनीति कैसे होगी, डराएंगे कैसे कि हिंदू खतरे में है? डराना इनको पहले कि आप लोग खतरे में हो, तभी तो वोट। 12 लाख तो गैर मुसलमान है, 19 लाख में 7 लाख ही मुसलमान है। मैं आपको वही बात कहना चाह रहा हूं कि इनकी जो सहूलियत की राजनीति है वो इस बात की है कि भले 19 लाख हो या 16 लाख हो, उनमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनका डर दिखा के हिंदुओं के अंदर एक डर पैदा करना है कि देखो ये मुसलमान है, हमें वोट देना, हमारी कुर्सी बचाना, राजनीति हो सकती है। मुख्यमंत्री वो बनाना। अपनी जगह पर एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, न्यायपालिका, प्रशासन, बीजेपी का तो ये और आम आदमी भी चुपचाप इसे एक्सेप्ट कैसे कर रहा है?